स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बीजेपी के निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हर निकाय में प्रत्याशी चयन को प्रभारी नियुक्त करके 2 से 3 नामों का पैनल लेने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी के महेंद्र भट्ट अध्यक्ष हैं, इस बात की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने को जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से 3 नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजे जाएंगे। पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। भट्ट ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। संगठन स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भट्ट ने बताया, पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल ज्यादा से ज्यादा वोटरों को निकाय मतदान सूची में जोड़े जाने की जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ को दी गई है। निर्देश दिए हैं क्या अभी तक? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों का पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाना? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे, सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहाँ से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीज़ें हैं, उसको जिला अध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है उनसे हम चर्चा करेंगे। वहीं पौड़ी जिले में लगातार बढ़ रही वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अब जल्द ही एनडीआरएफ टीम मोर्चा संभालकर पौड़ी के जंगलों में उतरेगी। दरअसल डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने बेकाबू हो रही वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से बात की है और वन अग्नि को काबू में लाने के लिए एनडीआरएफ टीम को पौड़ी भेजने की मांग हेडक्वार्टर से की गई है, जिससे वन अग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। दरअसल जंगलों में तेजी से आग फैल रही है। आग के इन दिनों विकराल रूप भी देखा जा रहा है। फायर सीजन के दौरान अब तक कई हेक्टेयर जंगल भी जलकर खाक हो चुका है और लाखों रुपए की वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बेकाबू हो रही वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए डीएफओ पौड़ी स्पनिल अनिरुद्ध और डीएम पौड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। ऐसे में मैन पावर बढ़ाने के लिए डीएफओ पौड़ी ने एनडीआरएफ टीम को पौड़ी बुलाने के लिए डीएम पौड़ी से बात की है, जिस पर डीएम ने एनडीआरएफ हेडक्वार्टर बात करके एनडीआरएफ टीम को पौड़ी भेजने की मांग की है। इस संबंध में हम लोग अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है, तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी। सिमिलरली जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी लगातार सहयोग करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल हो जाएगा जल्दी। निश्चित रूप से जो जंगलों में आग लग रही है वो चिंताजनक है और मैं समझता हूँ, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, बड़ी चुनौती बनी हुई है उत्तराखंड में आग पर काबू पाने की। अब एनडीआरएफ की टीम जल्दी पहुंचने वाली है पौड़ी, क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल नेहा, देखिए बता दूं आपको, जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों को आग ने अपनी चपेट में लिया है और वन अग्नि को लेकर तमाम जो प्रशासनिक इकाइयां हैं या फिर मुख्यमंत्री ने पूरे जो मामले की जांच के निर्देश भी यहाँ पर दिए और करीब, अगर मैं पूरे उत्तराखंड को लेकर आगजनी की यहाँ पर बात करूं तो करीब 43 जगहों पर फिलहाल वनाग्नि की जो सूचना है और करीब 30 एकड़ से ज्यादा जो जंगल है वो जलकर राख हो गए हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियों के साथ सेना के हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने पर यहाँ नेहा लगाया गया है। और
अगर नेहा इन वीआईपी हेलीकॉप्टर की यहाँ पर बात की जाए तो करीब 5 हेलीकॉप्टर से यहाँ पर लगाया और एक हेलीकॉप्टर से पानी की जो क्षमता है करीब 5000 लीटर पानी एक हेलीकॉप्टर से उठाता है, जिससे आग बुझाने का जो कार्य है वो भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं और वन मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा तमाम जो ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको आगजनी में शामिल होने की यहाँ पर आशंका है उनसे नामजद यहाँ पर करीब 29 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आगजनी पर काबू पाने के लिए और जंगलों को वनाग्नि से रोकने के लिए सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं और एनडीआरएफ के एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। और अगर मैं पिछले वर्षों की यहाँ पर बात करूँ, करीब 600 से ज्यादा जगहों पर जो वनाग्नि की जो सूचना है वो भारत के अंदर से यहाँ पर मिली थी, जिसको लेकर तमाम तैयारियों के साथ इस बार फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स को इस आग बुझाने पर लगाया गया है। नेहा जी, किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो पहले ही लगे हुए हैं, और किस तरह से आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए झीलों से या फिर अन्य जगहों से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पानी को उठाकर ये आग बुझाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। और फिलहाल स्थानीय निवासियों की मदद से प्रशासन जो जंगल आगों की चपेट में है, अग्नि की चपेट में है, इसको बुझाने से या इससे निजात पाने के लिए तमाम तैयारियों के साथ जंगलों की तरफ जो सेना के जवान है वो उनको यहाँ से रवाना किया गया है और तमाम टीमें फिलहाल आग बुझाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है और जल्द ही आग पर काबू पाने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार रजा ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं किसान आंदोलन की वजह से हरिद्वार लक्सर रुड़कीस रोड पर बाड़मेर में हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार से श्री गंगानगर और इंटरसिटी एक्सप्रेस और हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस निरस्त की गई है। आंदोलन के चलते कई गाड़ियां लेट हुई हैं। फिरोजपुर कैंट से धनबाद गंगा सतलुज एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 13 घंटे और वापसी से धनबाद से फिरोजपुर कैंट की यही ट्रेन करीब 9 घंटे लेट रही है। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर करके दी गई है। उत्तराखंड सरकार के लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट पर बैन का आदेश भी जारी किया है। इसमें कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली करीब 14 दवाइयों के उत्पादन के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। आदेश को जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेजा गया है। वहीं प्रदेश में वनाग्नि विकराल रूप लेती जा रही है। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से लेकर राजधानी देहरादून में भी रोजाना आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला कल का है। देहरादून के कैंट क्षेत्र में आग लगने से 22 झुग्गी झोपड़ी जल गई। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 1.5 घंटे लेट पहुंची। उन्होंने कहा कि जब राजधानी देहरादून में ये हाल है तो फिर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में क्या होगा। बता दें आपको, देहरादून में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी 1.5 घंटा लेट पहुंच रही हैं और जब देहरादून में इस तरह की स्थिति है तो अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग लगी हुई है, जिसको
काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी के साथ ही अभी तक भारी संख्या में वन संपदा का नुकसान हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम भी अब आग बुझाने के लिए लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सूर्यकांत धस्माना की ओर से प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार लगातार आग लगी है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतना लेट पहुंच रही हैं, देहरादून जैसी जगह पर इस तरह की स्थिति है, तो फिर राज्य के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें आपको कि देहरादून में कई आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं। और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए। और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। और वनाग्नि के बारे में ही जब कह रहा हूँ, देहरादून में, राजधानी में, राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच गोविंदगढ़ के इलाके में, खुड़बड़े के इलाके में जो आज अग्निकांड सुबह सुबह हुआ, वहाँ पे 10 बजे आग लग गई। 1.5 घंटे बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच रही है, एम्बुलेंस पहुँच नहीं रही है। मैंने डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, सबको बाकायदा इत्तला करी। उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि कोई आला अधिकारी वहाँ पर। वहीं उत्तराखंड में मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल न होने को लेकर बीजेपी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ये शिकायत देखने को मिली कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ ने सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। निकाय के चुनाव में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। चुनाव में भी सबसे ज़्यादा शिकायतें इस बात की आई कि व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहाँ उनका नाम नहीं था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने 5 लोकसभा के 5 कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हज़ारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है, उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। यह भी शिकायत आ रही है कि एक वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में जोड़े गए हैं। यह भी शिकायत आ रही है कि एक ही परिवार के नाम 2-2, 3-3 वार्डों में 2-2, 3-3 बूथों पर अलग अलग जगह उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार की भारी अनियमितता मतदाता सूचियों में वर्तमान में देखने में आई है। आज हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और इस प्रकार की जो भी शिकायतें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऊपर तक पहुंचाई गई हैं, इसको हम एक ज्ञापन के तौर पर, एक मांग पत्र के तौर पर आज हम चुनाव आयुक्त को देंगे कि ताकि मतदाता सूचियों में संशोधन हो और नाम जो है सही तरीके से मतदाता सूची। वहीं राजधानी देहरादून के गोविंदगढ़ में भीषण आगजनी हुई, जिसमें 22 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हालांकि हादसे में किसी की जान
नहीं गई, पर लंबे समय की मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों की ओर से आग पर काबू पाया गया। इस बात को लेकर उत्तराखंड फायर सर्विस के उप निदेशक संदीप कुमार राणा ने बताया कि आग लगने के कारण एलपीजी सिलेंडर फटने का मामला भी देखा गया, जिसे देखते हुए दमकल की कुल 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 एलपीजी सिलेंडरों का फटना बताया जा रहा है, लेकिन घटनास्थल पर 2 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, अन्य की तलाश जारी है। वर्तमान में 10:39 पे फायर स्टेशन देहरादून को सूचना प्राप्त हुई कि गोविंदगढ़ कावली रोड पे जो है एक आग लगने की सूचना हुई है। उसमें घरों में आग लगी है और एलपीजी सिलेंडर भी उसमें फटे हैं। तो तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए जो तत्कालीन जो है प्रभारी अग्निशमन अधिकारी देहरादून है सुरेश चंद, उनके द्वारा जो है मौके पर गाड़ी रवाना कराई गई और खुद भी मौके पर पहुंचे। आग की विकरालता को देखते हुए चौकी द्वारा भी जो है अवगत कराया जा रहा था पैरेलली एमडीटी के माध्यम से कि सर आग बड़ी है और गाड़ी भेजिए। तो यहाँ से और 3 गाड़ियाँ पीछे से बैकअप के लिए वहाँ भेजी गई। टोटल 4 फायर टेंडर जो है मौके पे वहाँ जो है भेजे गए वहाँ पर। वो फायर फाइटिंग और ऑपरेशन किया गया, सर्च ऑपरेशन किया गया। तो उसमें यह है कि एलपीजी का जो है उसमें लीकेज का जो है संज्ञान में आया है वर्तमान में। प्राइमरी फेसिया जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया कि भाई वो खाना वगैरह बना रहे थे, कुछ झुग्गी झोपड़ी टाइप था, मेन रोड से अंदर का इलाका था। कम से कम हमें 8 से 9 डिलीवरी हॉर्स जो है हमें लगाने पड़े। तो लगभग 250-300 मीटर के अंदर लगभग हमें मेन रोड से अंदर जो है उसमें 3 तरफ से हमने जो है उसमें फायर को कवर किया था। 3 डिलीवरी ब्रांचेज उसमें लगाए गए थे हमारे। मौके पे जो है गाड़ी को बहुत नज़दीक नहीं ले जाया जा सकता, संकरी गलियाँ थी मौके पर। बट यह है कि फिर भी जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है फायर फाइटिंग क्रू ने अपना जो है तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो वो कर सकते थे मौके पर। कैजुअल्टी कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब डेथ किसी की वहाँ पे नोट नहीं हुई है। हाँ, ये है कि 4 से 5 जो है अपने एलपीजी सिलेंडर का जो है उसमें फटना बताया गया है। बट मौके पे हमें फिलहाल वर्तमान में 2 फायर सिलेंडर का जो है मलबा प्राप्त हुआ है उसमें, उसका एलपीजी सिलेंडर का। उत्तराखंड में जंगलों की आग इतनी भीषण हो चुकी है कि नैनीताल में एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। तो वहीं रविवार को एनडीआरएफ की 41 सदस्यीय टुकड़ी भी मैदान में उतर चुकी है। बावजूद इसके जंगल की आग लगातार धधक रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करके बताया कि प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक 5 गुना ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं देखी गई हैं। आपदा प्रबंधन की स्थिति यही है कि शहर के बीचों बीच में भी आज आग की घटनाएं घटित होती जा रही हैं और आपदा संपदा मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री और सिस्टम के द्वारा आगजनी की घटना को रोकने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार क्यों पहले से तैयारी करके नहीं रखती है। ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अभी तो अप्रैल का ही मौसम शुरू हुआ है। यदि जून में जुलाई में आगजनी पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5,500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी है। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। और वनाग्नि के बारे में ही जब कह रहा हूं, देहरादून में, राजधानी में, राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच गोविंदगढ़ के इलाके में, खुड़बड़े के इलाके में जो आज अग्निकांड सुबह सुबह हुआ, वहां पे 10 बजे आग लग गई। 1.5 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। मैंने डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, सबको बाकायदा इत्तला करी
उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि कोई आला अधिकारी वहां पर। देहरादून में थाना कैंट के गोविंदगढ़ क्षेत्र के खुटबुड़ा स्थित झुग्गियों में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां पर गैस सिलेंडर लगने से फटने से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मकान में मौजूद 3 बच्चों को स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तारों को जला दिया था, जिसके चलते ये घटना हुई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पर आग के चलते 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई। तो बता दें आपको, 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने के चलते यहां पर कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। 22 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से यह आग काफी ज्यादा फैल गई। चपेट में आए आसपास के मकान भी, यहां पर उनको भारी नुकसान हुआ है। 3 बच्चे अंदर थे जिनका रेस्क्यू किया गया। गैस सिलेंडर फटने की वजह से भी यह हादसा बताया जा रहा है। अभी स्थिति साफ नहीं है कि आग के लगने का कारण क्या है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी आग लगी हुई है, जिसने विकराल रूप धारण किया हुआ है। धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये लगातार उत्तराखंड में आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से आग की खबरें सामने आई हैं, ये बेहद खतरनाक तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की कार का मुरादाबाद में एक्सीडेंट हो गया। बीजेपी नेता को सड़क हादसे के बाद निजी यूनिवर्सिटी टीएमयू के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के दिल्ली जाते समय नेशनल हाईवे 9 पर एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में बीजेपी नेता को चोट आई है। इस समय वो खतरे से बाहर है। तो बता दें आपको, मुरादाबाद से दिल्ली आ रहे बीजेपी नेता का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उन्हें जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम सड़क हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज हुआ है। फिलहाल डॉक्टरों की ओर से उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। यूपी के मुरादाबाद के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है, जिसके बाद से उनका इलाज हुआ और अब डॉक्टरों की ओर से उन्हें खतरे से बाहर बताया गया। बता दें आपको कि मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रहे थे, जहां पर एक्सीडेंट की घटना हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनका इलाज हुआ। फिलहाल वो खतरे से बाहर है।